Let's continue our chapter. Next is balanced diet. अभी तक हमने सारे मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया था, उनकी इम्पोर्टेंस क्या थी, कैसे उनकी पूरी डिटेल्स में हमने सारी चीज़ें देख ली थी। अब हम देखेंगे बैलेंस डाइट क्या होता है। A diet that contains all the necessary nutrients in right proportion for us to stay healthy and fit is called a balanced diet. ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हो सही प्रोपोर्शन में, ताकि हम हेल्दी रहें और फिट रहें, उसको क्या कहा जाता है, बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट मतलब जिसके अंदर सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो सही प्रोपोर्शन में हो, जिससे हमारी बॉडी को हमारी बॉडी उससे हेल्दी और फिट रहे, उसे कहा जाता है बैलेंस डाइट। The composition of the balanced diet varies from different people based on their age, physical activities, gender and health. हर किसी की बैलेंस डाइट अलग होगी। ऐसा नहीं कि आपकी जो बैलेंस डाइट है वह मेरी भी होगी, नहीं, मेरी और आपकी बैलेंस डाइट में बहुत ज़्यादा फर्क रहेगा। ठीक है, किस हिसाब से, एज के हिसाब से, फिजिकल एक्टिविटीज़ के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर और हेल्थ। क्या पता मुझे कोई चीज़ सूट ना करती हो और आपको करती हो, तो वो डिफरेंसेस की वजह से एलर्जीज हो जाती है बहुत से लोगों को, तो उसको अलग करने की वजह से क्या होगा, आपको इस बैलेंस डाइट सबकी अलग अलग होती है, किसी की बैलेंस डाइट एक जैसी नहीं हो सकती। Growing children and pregnant women need more protein as this help in the growth. जैसे आप लोग हैं और प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, उन्हें प्रोटीन की ज़्यादा नीड होती है, इसलिए आपकी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होगा। People who do a lot of physical work need more carbohydrate as they have higher energy requirement as compared to an office worker or an old person. ऐसे ही अगर कोई इंसान जैसे नॉर्मल अगर कोई घर पे है तो उन्हें ज़रूरत नहीं, पर अगर कोई फिजिकल वर्क कर रहा है तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट की नीड ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट की नीड ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा कि आप कार्बोहाइड्रेट उन्हें ज़्यादा चाहिए और ओल्ड पर्सन को कम चाहिए। People who are unwell or recovering from an alignment should eat light and easy to digest food. अगर कोई पीपल अनवेल है, मतलब कोई बीमार है या कोई अभी अभी बीमारी से उठे हैं, तो उनको लाइट वेट खाना चाहिए, मतलब लाइट खाना खाना चाहिए, जिससे ज़्यादा डाइजेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। दे शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स एंड अवॉइड फैट रिच फूड, और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेना चाहिए, मतलब लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेना चाहिए और फैट रिच फूड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फैट को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। तो ये है आपकी बैलेंस डाइट। ठीक है, हर किसी की बैलेंस डाइट सबसे इंपॉर्टेंट, हर किसी की बैलेंस डाइट अलग होती है ना। आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है न्यूट्रिएंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स कैसे अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं वो देखते हैं। We have learned that our diet should have all the nutrients in the requirement amount. Lack or excess of nutrient in the body can lead to nutrient related डिसऑर्डर। अब हमें पता ही है कि हमारी अगर डाइट में अगर कोई भी चीज़ की कमी हो जाती है, एक न्यूट्रिएंट अगर हम कुछ ले ही नहीं रहे हैं, तो उस न्यूट्रिएंट की वजह से आपको डिजीज कॉज हो सकती है, तो उसको क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे हम, a person may be eating a lot of food, but the diet may not include sufficient quantities of all the required nutrient. अब बहुत से इंसान होते हैं ना, बहुत खाते हैं पर वो फिर भी उनकी ग्रोथ नहीं होती है, उनकी बॉडी में कोई चेंजेस दिखते नहीं हैं। ठीक है, तो वो यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी वो खाना तो खाते हैं बट न्यूट्रिएंट नहीं लेते हैं वो कुछ भी, उसके अंदर कोई क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं होती है, सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं होती जितनी उनकी बॉडी को नीड है न्यूट्रिएंट्स की। तो न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से उनकी बॉडी में कोई चेंजेस नजर नहीं आते। नो सिंगल फूड आइटम कैन कंटेन ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट, और ऐसा बिल्कुल नहीं कि एक फूड अगर आप ईट करें तो उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट होंगे। एक फूड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अलग अलग वेराइटी ईट करें फूड आइटम्स की, ताकि आपको सभी थोड़े थोड़े न्यूट्रिएंट सभी मिल जाए, सभी न्यूट्रिएंट आपको थोड़े थोड़े मिल जाए। The disorder caused due to deficiency of one or more nutrient in the diet over a long time are called deficiency disorder. ऐसा डिसऑर्डर जो किसकी वजह से कॉज हुआ है, कमी की वजह से कॉज हुआ है, एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट का हमारी डाइट में, तो उसे कहा जाता है डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ठीक है, फिगर 2.6 शोज सम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ये आपको डेफिशिएंसी डिसऑर्डर की पिक्चर्स दिख रही है, गोइट्रेस, कर्वे, मैरासम और रिकेट्स। ठीक है, ये क्या है, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है ये। और आपको अगली टेबल दी हुई जिसके अंदर सारी चीजें बताई गई हैं कि कौन सी डिजीज, कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिजीज कॉज होता है।
तो आप इस टेबल को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट है तो एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी, इसलिए बेटर है कि आप इसे पढ़ें, ताकि आपको सिर्फ इसमें पता होना चाहिए कौन सी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज कॉज होता है और उसके सिम्टम्स क्या रहते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का ये है एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट। उसके बाद एक और रहेगा सम हेल्दी कुकिंग मेथड्स। ठीक है, अब एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट, अगर आप ज्यादा न्यूट्रिएंट, चलो हमने न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से डिजीज हो रहा है, बट अगर ज्यादा न्यूट्रिएंट ले लेंगे तो क्या होगा? When the consumption of nutrient is more than what is required by the body, it may lead to a condition called obesity. जब कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है न्यूट्रिएंट का, जितनी हमारी बॉडी को चाहिए नहीं तो भी हम ले जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले ही जा रहे हैं, तो वो कंडीशन क्या बन जाती है? ओबेसिटी। स्पेशली व्हेन द एक्सेस एनर्जी इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय द मीन्स ऑफ एक्सरसाइज। और अगर उस एनर्जी को आप जैसे बस न्यूट्रिएंट लिए जा रहे हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, बस बैठे और खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स लिए जा रहे हैं, तो वो क्या बन जाती है? एनर्जी यूज नहीं होती। और जब एनर्जी यूज नहीं होती तो कंडीशन कैसी हो जाती है? ओबेसिटी कंडीशन हो जाती है। ओबेसिटी मतलब देखो आप यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है, इंसान मोटा होकर रह जाता है, बस उसे कोई काम भी नहीं होता फिर। इट लीड्स टू वेरियस हेल्थ इश्यूज सच एज डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट। और सबसे ज्यादा इसमें इश्यूज होते हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर पड़ता है? अपने हार्ट पर पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ओबेसिटी नहीं होना देना चाहिए। आप न्यूट्रिएंट लीजिए, कोई बुराई नहीं है, बट साथ में एक्सरसाइज भी कीजिए ताकि वो न्यूट्रिएंट जो है हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज भी कर ले। ना नेक्स्ट इज सम हेल्दी कुकिंग मेथड्स। कुकिंग मेथड्स कैसे होना चाहिए? सही तरीके से खाना अगर बना हुआ नहीं होगा तो कोई मतलब का नहीं हो खाना। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है कि उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी रहे, साथ साथ में वो नीट एंड क्लीन भी रहे ताकि आप उसे ईट कर पाए। We should take precautions to get the maximum benefit from the food we eat and prevent loss of nutrients. हमें precautions लेना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले फूड से और साथ ही में हमारा न्यूट्रिएंट का भी नुकसान ना हो। Hence we should choose method of cooking that will retain the nutrients in addition to adding फ्लेवर। इसलिए हमें ऐसी कुकिंग मेथड चूज करना चाहिए जिसमें हमारी न्यूट्रिएंट भी रहे और साथ ही में खाने में टेस्ट भी रहे। ठीक है, ताकि हम फ्लेवर में भी चेंजेस कर पाए और न्यूट्रिशन वैल्यू भी जो है वो चेंज ना हो या नुकसान ना हो न्यूट्रिएंट्स को। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड बिफोर कटिंग और पीलिंग। आप फ्रूट और वेजिटेबल को पहले ही वॉश करने, कटिंग और पीलिंग से, पीलिंग मतलब होता है छीलना। ठीक है, छीलने या काटने से पहले ही वॉश कर लें। वॉशिंग आफ्टर कटिंग विल लीड टू लॉस ऑफ सम वाटर सॉल्युबल विटामिन सच एज विटामिन सी। अगर आप काट के किसी चीज को धो रहे हैं तो उससे क्या होगा? आपकी जो सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट है वो चले जाएंगे, जैसे विटामिन सी। विटामिन सी पानी के अंदर घुल जाता है, तो अगर आपने नींबू काटा उसके बाद उसको धोया तो आपको विटामिन सी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आप पता नहीं खट्टा खट्टा सा कुछ खा लेंगे। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसे पहले वॉश करें, उसके बाद उसे कट करें। राइस एंड पल्सेस शुड नॉट बी वॉश रिपीटेडली एज इट रिमूव्स न्यूट्रिएंट। और राइस और पल्सेस को भी, दाल चावलों को भी ज्यादा नहीं धोना चाहिए वरना सारे न्यूट्रिएंट निकल जाते हैं। हाँ, एक दो बार धो लिया आपने, गंदगी निकल जाना चाहिए बट न्यूट्रिएंट रहना चाहिए। Overcooking, overboiling, and deep frying should be avoided as these practices destroy the nutrient present in food. ओवर ज़्यादा कुक भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बॉयल। हर चीज़, किसी किसी भी चीज़ को ज़्यादा अगर करेंगे तो वो नुकसानदेही होती है। ठीक है, जैसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेना भी नुकसान है, तो वैसे ही ज़्यादा अगर पका लिया या ज़्यादा बॉयल कर लिया या डीप फ्राई बहुत ज़्यादा तेल में तल लिया है, तो ऐसी प्रैक्टिसेस को भी कम करना चाहिए हमें, क्योंकि क्या होता है ज़्यादा पकने से वो चीज़ के न्यूट्रिएंट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आप फिर सिर्फ नॉर्मल फूड ईट कर रहे हैं, उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रहती। Using excess water while cooking and then throwing it away result in loss of many important nutrient। अब आपने पानी ज़्यादा यूज़ कर लिया खाना बनाते समय और फिर उस पानी को फेंक दिया, तो क्या होता है? जितने भी न्यूट्रिएंट है जो पानी के अंदर मिक्स होते हैं वो तो चले गए, सारे कहाँ गए? वो वेस्ट हो गए। तो आपको यहाँ पर, इसलिए जब भी खाना पक रहा है या बना रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी को भी ध्यान में रख के बनाए। ऐसा ना हो कि थोड़ी सी चीज़ में ज़्यादा पानी डाल दे तो भी न्यूट्रिएंट सारे डिस्ट्रॉय जाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी कंज्यूम्ड इन बोथ फॉर्म्स। फ्रूट और वेजिटेबल को आप दोनों फॉर्म में लेते हैं, जैसे कि रॉ एज वेल एज कुक्ड। कच्चा भी खाते हैं और पका हुए भी खाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है? उन्हें वॉश करके हमें ईट करना है, कट करके वॉश नहीं करना है। Meat, fish, poultry, seafoods and egg must be cooked properly to avoid disease। और जो नॉन वेज चीज़ें होती हैं जैसे मीट, फिश, पोल्ट्री के जो चीज़ें हैं, सी फूड है, एग्स है, इन्हें पकाने से पहले इन्हें अच्छी तरह पकाना चाहिए ताकि हमें कोई डिजीज है, क्योंकि हमें पता नहीं कि उस एनिमल में क्या डिजीज है। अब एनिमल हमने तो सिर्फ कट करके चीज़ ले ली है, तो हमें उसको अच्छे से कुक करना चाहिए ताकि वो डिजीज फ्री रहे।
नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। क्या इम्पोर्टेंस है एक्सरसाइज की और हेल्दी लाइफस्टाइल की, वो देखिए। In addition to eating a balanced diet, one should also adapt a healthy lifestyle. अच्छा खाना, अच्छी बैलेंस डाइट तो हमारे साथ है, साथ ही में हमें लाइफस्टाइल भी हमारी चेंज करना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। अब उस हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या होना चाहिए? Regular exercise and proper sleep are two healthy habits that keep us physically strong and fit. अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो और अच्छा सोते हैं, मतलब ज़्यादा भी नहीं सोना कम भी नहीं सोना, प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं आप, तो ये सबसे अच्छी हैबिट होती है आपको फिजिकली स्ट्रांग रखने के लिए, आपको फिट रखने के लिए। अब रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होगा? रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प इन कीपिंग बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग। हमारे बोन्स और मसल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग रहेंगी अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी, कंसंट्रेशन एंड कॉन्फिडेंस। आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, आपकी बॉडी ऐसा नहीं रहेगा कि थोड़े से गिरने पर ही आपके चोट लग जाए, नहीं रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगी वो बॉडी। कंसंट्रेशन आप इजीली कर पाएंगे और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि जब इंसान अंदर से खुश होता है तो उसका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ जाता है। आपका कंसंट्रेशन भी अच्छा रहेगा, पढ़ाई करने बैठेंगे आप तो आपका ध्यान लगेगा उसमें, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगर आपसे कोई चीज़ पूछ रहा है तो आप फौरन उस चीज़ के जवाब दे पाएंगे। हेल्प्स इन मेंटेनिंग द राइट बॉडी वेट। साथ ही में आपके बॉडी वेट को भी मेंटेन करके रखा, क्योंकि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें तो आपका बॉडी वेट भी ज़्यादा बढ़ेगा नहीं और ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल कम हो जाए। इनकरेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और साथ ही में हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी ये इनकरेज करेगा। According to World Health Organization, that is WHO, children and youth should include at least 60 minutes of physical activity in their daily life. आपको और मुझे, आपकी एज के लोगों को और मेरी एज के लोगों को, सभी को हमें एटलीस्ट 60 मिनट तो फिजिकल एक्टिविटी करना ही चाहिए डेली। डेली करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। ठीक है, अब 60 मिनट आप या तो एक्सरसाइज कर लें, रनिंग कर लें, जॉगिंग कर लें, वॉक कर लें, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल, कोई गेम खेल लें, आप आउटडोर गेम खेल लें, तो वो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी में ही आता है। ठीक है, दिस दैट्स ऑल इन द चैप्टर। थैंक यू सो मच।